हेलो एवरीवन, वेदा विद वेग सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग जो कक्षा 10th की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि आपके लिए कम से कम 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग किसी भी प्रकार की बुकों को ना देके हम लोग आपके लिए सभी जो 10-12 बुकें हैं उनका जो पूरा सम्मिलित अध्ययन है उनको हम लोग आपको वेदा विवेक सर यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। तो किसी भी बुक को खोजने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम लोग आपको सभी जो बुकें हैं उनका अध्ययन एक ही ऐप से वेदा विवेक सर यूट्यूब चैनल पर आपको सभी के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो बिल्कुल सभी लोग देख लीजिए कि आपके लिए जो कक्षा 10th की बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर पूछने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। कि आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि सही विकल्प क्या आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सबसे जो फर्स्ट आता है सही विकल्प लिखिए, सही विकल्प चुनिए। तो उसमें हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो कि वार्षिक परीक्षाओं में आज जो हमारी वार्षिक परीक्षा आने वाली हैं उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। किसका? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपके लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। फिर आपके लिए ऑप्शन आते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है Pb2SO4, सेकेंड ऑप्शन है Pb*SO4, तो फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा PbSO4 और हमारा फोर्थ ऑप्शन है Pb*SO4 1 2 3। तो इस प्रकार से आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो लेड सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने विज्ञान है वो सारी पढ़ी होगी। तो हमारा जो लेड सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र होता है PbSO4। क्या होता है? PbSO4 उसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? PbSO4 किसका? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो बिल्कुल आप लोग इसको रट लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपके लिए पूछे जाते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? PbSO4। क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर है PbSO4। PbSO4 है जो कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, इसका सही आंसर क्या होता है? PbSO4। PbSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है लेड सल्फेट का। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा। अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उसका pH मान क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा 1, सेकंड होगा 5 और थर्ड होगा 4 और 4 होगा 10। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोई विलयन जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है उसका pH मान? 10 उसका pH मान होता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जब pH मान 10 है तो ये कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। और जिसका pH मान 7 से कम होता है वो कैसा होता है? अम्लीय विलयन होता है। और जिसका pH मान 7 होता है वो कैसी होती है? उदासीन होता है। तो इस प्रकार से जब अगर किसी विलयन में अम्ल होता है तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर किसी अम्ल में क्षार होता है, किसी विलयन में क्षार होता है तो वह क्या करता है? किसी जब लिटमस में क्षार होता है तो वह लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। कैसा कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आने वाली जो परीक्षा है बोर्ड परीक्षा है 10th की, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनमें आने वाले क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से पढ़ लेना कि जो कोई विलयन जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होता है? तो ध्यान रखना कितना होता है? 10 होता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। हम लोग अधिकतर देखते हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उन पर जिंक की बजाय टिन का लेप अधिक होता है। क्यों होता है ऐसा? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टिन की अपेक्षा जिंक कैसा होता है? महंगा होता है। सेकंड ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। और थर्ड ऑप्शन है
कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है कि टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। इस प्रकार से आपके लिए ऊपर क्वेश्चन आता है, फिर नीचे आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिए जाते हैं आपके लिए ऑप्शन। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन है जो कि आपको सही करना होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। तो क्यों होता है? टिन की अपेक्षा जिंक कैसा होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसी के कारण ही जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं उन पर जिंक की बजाय टिन का लेप अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। कैसी होती है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर, खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं उन पर जिंक की बजाय टिन का लेप पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं बोर्ड परीक्षाओं में, ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाली जो 2023 की बोर्ड परीक्षा हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। जो वृक्क है वह कौन से तंत्र का भाग होता है? तो इस प्रकार से हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन है पोषण का, सेकंड है उत्सर्जन का और थर्ड है श्वसन का, 4 है परिवहन का। तो इसमें से जो हमारा सही है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है। कौन से तंत्र का? हमारे जो मनुष्य हैं उनमें वृक्क भाग होता है। तो किसका होता है? उत्सर्जन का। ध्यान रखना, उत्सर्जन का भाग होता है वृक्क। किसका भाग होता है? उत्सर्जन का। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि मनुष्य में जो वृक्क पाया जाता है वह किसका भाग होता है? कौन से तंत्र का भाग होता है? तो उत्सर्जन का भाग होता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि का नाम है, क्या नाम है मास्टर ग्रंथि को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, सेकंड है इंसुलिन और थर्ड है पीयूष ग्रंथि और 4 है थायराइड ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि की बात करें तो सबसे पहले तो मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मास्टर ग्रंथि की बात करें तो हमारे मस्तिष्क का जो स्पेनॉइड हड्डी होती है उसके सेलर टेस्का नामक गड्ढे में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? मस्तिष्क के स्पेनॉइड हड्डी के सेलर टेस्का नामक गड्ढे में पाई जाती है। इसके भार की बात करें कि मास्टर ग्रंथि का भार कितना होता है? तो मास्टर ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। आगे हम लोग बात करें कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ही मास्टर ग्रंथि होती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि, या फिर इसी को किस ग्रंथि के नाम से जाता है? किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से ही बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि का नाम क्या है? तो मास्टर ग्रंथि है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से। तो घबराना नहीं है, चाहे पिट्यूटरी आ जाए, चाहे पीयूष ग्रंथि आ जाए, चाहे मास्टर ग्रंथि आ जाए। तो इस प्रकार से जो मास्टर ग्रंथि है, अब इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे शरीर की अन्य जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य हमारी जो पीयूष ग्रंथि है वह करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें कि मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। ये कहाँ पर उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क के स्पेनॉइड हड्डी के सेलर टेस्का नामक गड्ढे में यह उपस्थित होती है। इसका भार कितना होता है? तो 0.6 ग्राम इसका भार होता है। आगे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जब हमें पता है कि छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, तो क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार भी आ सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत होती है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? यकृत होती है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मोडियम में जनन होता है। प्लाज्मोडियम में जनन किस प्रकार से होता है?
इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द्विखंडन के द्वारा, सेकंड है बहुखंडन के द्वारा, और थर्ड है स्पोर के द्वारा, और फोर है मुकुलन के द्वारा। तो इस प्रकार से जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है, तो बहुखंडन के द्वारा उनमें जनन होता है। ध्यान रखना किसके माध्यम से होता है, किस प्रकार से होता है, बहुखंडन के द्वारा उनमें जनन होता है। किसके द्वारा होता है, बहुखंडन के द्वारा उनमें जनन होता है। किसमें, प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना कई सीरीज होती हैं उनमें स्पोर भी दिया रहता है, तो आपका जो स्पोर द्वारा है यह गलत है, जबकि बहुखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम में जनन होता है। तो ध्यान रखना कि किसके द्वारा होता है, बहुखंडन के द्वारा होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि लक्षणों की वंशागति का नियम, लक्षणों की वंशागति का जो नियम है, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, कौन से वैज्ञानिक हैं इन्होंने लक्षणों की वंशागति का नियम प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार से आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन आता है कैरोलस लिनियस ने, सेकंड है रॉबर्टसन ने, और थर्ड है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और फोर है अरस्तु ने। तो इस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लक्षण होते हैं उनको वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया है, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है, सही आंसर है किसने किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। किसने किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। अब आपके लिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इन्होंने तो इसका प्रतिपादन किया है, लेकिन कौन से सन में इसका प्रतिपादन किया है। तो ध्यान रखना कौन से सन में किया है, 1884 में इसका प्रतिपादन किया था। लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और कब किया था, 1884 में इसका प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखना। और जो हमारे अरस्तु वैज्ञानिक हैं इन्हें तो जीव विज्ञान का जनक माना ही जाता है। क्या है, ये अरस्तु हैं, यह जीव विज्ञान के जनक हैं। तो ध्यान रखना अरस्तु किसके जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल किसके हैं, हमारे लक्षणों की वंशागति का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा पदार्थ है इनमें से जो कि लेंस को बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है कांच, सेकंड है जल, और फोर है वो थर्ड है प्लास्टिक, और फोर है मिट्टी। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। हम लोग जानते ही हैं कि लेंस बनाने के लिए कांच का यूज किया जाता है, जल का भी किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी है जिसका इसमें यूज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के 8 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। सही विकल्प आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें पूछे जाते हैं कि इनमें से सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और ऊपर उसके क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। तो आपको उसमें से एक जो ऑप्शन होता है वो चुनना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर के आपके लिए आएंगे। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। आगे हम लोग और भी इसकी वीडियो हम लोग इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। तो ध्यान रखना इस प्रकार से 8 क्वेश्चन आपके लिए सही विकल्प के लिए चुने जाते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें सही जोड़ी बनाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके लिए कि सही जोड़ी बनाइए। तो इस प्रकार से हम लोग सही जोड़ी भी पढ़ेंगे कि जो भी आपके लिए जो परीक्षा आने वाली हैं इनमें से सही जोड़ी है जो कि आपके लिए पूछी जाएंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में पूछी जाएंगी कि सही जोड़ी बनाइए। तो हम लोग इसको सही से अध्ययन करते हैं कि जो सोडियम है यह क्या है। तो यह अति क्रियाशील धातु होती है। सोडियम कैसी होती है, इस प्रकार से कैसी होती है, अति क्रियाशील धातु होती है सोडियम। आगे आपके लिए जो नेक्स्ट है धमनियाँ कैसी होती हैं। धमनियाँ जो कि लाल रंग की होती हैं। और ध्यान रखना कि जो धमनियाँ होती हैं इनमें हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसा, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और जो आगे बात करते हैं कि जो पलक होती हैं, पलकों का झपकना, क्या पलकों का झपकना क्या होता है, पलकों का झपकना। तो
पलकों का जो झपकना है यह किसके माध्यम से होता है? क्या होता है पलकों का झपकना? तो प्रतिवर्ती क्रिया होती है पलकों का झपकना। क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया। पलक जब झपकते हैं तो उस वक्त कौन सी क्रिया होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आगे देखते हैं हम लोग, जो हाइड्रा है उसमें प्रजनन, क्या हाइड्रा में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से होता है। आगे बात करें कि जो लिंग होता है उसको निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र होता है? तो लिंग गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि लेंस का सूत्र क्या है? किसका सूत्र? लेंस का सूत्र। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए जो एक शब्द के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आ सकता है कि लेंस का सूत्र क्या है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है? 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f है, जो कि किसका सूत्र होता है? लेंस का सूत्र होता है। आगे बात करते हैं तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना क्या होता है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ध्यान रखना कि जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो इस प्रकार से दूसरे जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके लिए सही जोड़ी वाला जो क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से हमें उसमें सही जोड़ी मिलानी होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। आगे आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपके लिए सही विकल्प जो आपके लिए पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान भरिए। क्या पूछे जाते हैं? रिक्त स्थान भरिए। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आता है आपके लिए कि रिक्त स्थान भरिए। इस प्रकार से आपके लिए रिक्त स्थान दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन है कि अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कि जब अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं संयोजन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको संयोजन कहते हैं। तो ध्यान रखना कि जब ये अभिक्रिया में दो या फिर दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। आगे सेकंड है कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डॉट डॉट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि लवण एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं किस डॉट डॉट किसका निर्माण करते हैं? तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। आगे है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या फिर दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रातु। ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक जो धातु हैं उनके समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रातु। क्या कहते हैं? उसको मिश्रातु कहते हैं। आगे आपके लिए क्वेश्चन आता है कि हार्मोन रक्त डॉट डॉट हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन होता है। कौन सा हार्मोन है जिसमें शर्करा स्तर का नियमन होता है? तो कौन सा हार्मोन में होता है? इंसुलिन हार्मोन है जिसमें शर्करा स्तर का नियमन होता है। किसमें होता है? इंसुलिन हार्मोन में। इंसुलिन हार्मोन में शर्करा स्तर का नियमन होता है। हार्मोन रक्त में कौन सा हार्मोन है जिसमें रक्त में शर्करा स्तर का नियमन होता है? तो किस में होता है? इंसुलिन हार्मोन में होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से कुछ और भी हमारे लिए रिक्त स्थान आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी इसमें लिखे हुए हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, आगे जो परीक्षा आने वाली है बोर्ड उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना, घोड़ कर पी लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आने वाली जो परीक्षा है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का डॉट डॉट निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण वृक्क के अंतर्गत होता है। कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। मनुष्य में
मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? वृषण में। ध्यान रखना कि मनुष्य के शरीर में जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट डॉट होती है। कहते हैं उसको क्या कहते हैं? जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। तो इस प्रकार से जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो भी एक वाक्य के क्वेश्चन लगा रहे हैं, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से घोर कर पी लेना, क्योंकि परीक्षाएं जो हमारी बोर्ड परीक्षा आने वाली हैं 2030 की, उनमें आने वाले क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से हमारी परीक्षा आने वाली है, तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा समय नहीं है परीक्षाओं में। आपकी परीक्षा फरवरी में ही होने वाली है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसी प्रकार हम लोग आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते जाइए। तो जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं उनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो है उसमें और भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। इसी प्रकार से जो भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वह संपूर्ण हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइट चली गई है तो बोर्ड बंद हो रहा है, इसीलिए हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और अच्छे से अध्ययन करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इनको अच्छे से लगाइए।